मैं गोवा में रहती हूँ and I absolutely love this place. It's the best place for chilling, partying, or in general relaxing. Fontana's के colorful buildings, old Goa का charm, यहाँ के churches. Sometimes it feels like it's not even India. It feels like it's a little Portugal. And why not? Because that was the plan. The plan of ethnic cleansing by the Portugals during the 500 years of reign here. आज गोवा कुछ ऐसा दिखता है. शायद अर्ली 1500s में कुछ ऐसा दिखता होगा. शायद यहाँ चर्चेस की जगह बहुत सारे मंदिरें होंगी और मांडवी जहाँ आज कसिनो खड़े होते हैं उस घाट पर शायद आरतियाँ होती होगी. गोवा नोन फॉर इट्स हिप्पी कल्चर एंड यूरोपियन वाइब, ये तो लास्ट 500 ईयर्स की लेगेसी है. पर उससे पहले का क्या? गोवा का अर्लीस्ट मेंशन एक्चुअली वैदिक एरा में हुआ था, विच इज़ 1000 to 500 BC के बीच में. महाभारत में भी गौमांतक के नाम से इसको एड्रेस किया गया था. 3rd सेंचुरी में ये मौर्यन एम्पायर का पार्ट था. उसके बाद सतवाहन्स, भोजास, चालुक्यास और कादम्बास के बाद कुछ समय के लिए ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना, जहाँ से उसे विजयनगर एम्पायर ने जीत लिया. वहाँ से वो आदिल शाही का पार्ट बना. एंड आदिल शाही का जस्ट एक पार्ट नहीं था, वहाँ का सेकेंडरी कैपिटल था बिफोर पोर्चुगीज टुक ओवर इट. बस इसी बात से आइडिया लगा लो कि इसकी हिस्ट्री कितनी लंबी, कितनी डीप, कितनी इलेबोरेट होगी, जो सिर्फ 10 बीचेस, 15 चर्चेस पे आके नहीं रुक सकती. सो व्हाट हैपेंड टू इट? ईदर रीराइट द हिस्ट्री और इरेज इट फॉरएवर. यही तो एथनिक क्लेंजिंग का फंडा होता है. हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी फॉर आई इंटेंड टू राइट इट. बताओ किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने. और एग्जैक्टली यही किया पोर्चुगीज़ ने. उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री को मिटाकर नई हिस्ट्री लिखी. इस नई हिस्ट्री में उन्होंने इस जगह को एक फ्लरिशिंग कोस्टल टाउन दिखाया जहाँ हैप पीपल रहते हैं, कलरफुल बिल्डिंग्स होती हैं, ब्यूटीफुल चर्चेस होते हैं. एंड बॉलीवुड मूवी टुक दिस स्टीरियोटाइप टू अनदर लेवल. हमें हर साल कम से कम 1 हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए. They made this place look like a land of Fernandez's and Braganzas. But what happened to the Kamats and the Borkars? उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? Not much has been talked about what Goans had to endure during those 500 years of Portuguese reign that wrecked this place and its culture forever. ये चर्च देखा है? इसका नाम है Basilica of Bom Jesus. जो भी गोवा आता है एक राउंड इस चर्च के ज़रूर मारता है. एक तो ये चर्च बहुत ही सुंदर है. दूसरा, इस चर्च के बीच में मॉर्टल रिमेन्स रखे हुए हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के. एंड सिंस 1556 इस रिमेन में हार्डली मिनिमल डीकेज देखने को मिले हैं, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिरेकल. ऑल्सो यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और क्रिश्चियंस के लिए दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज. ये महान सेंट फ्रांसिस जेवियर्स थे कौन? ही वॉज बॉर्न इन स्पेन. वो ईस्ट एशिया से फेक काम के लिए आए थे, क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करने के लिए. एंड व्हेन ही केम टू गोवा इन 1546 ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने यहाँ पे इंक्विजिशन स्टैब्लिश करने की गुजारिश की थी. व्हाट इज एन इंक्विजिशन? इंक्विजिशन रोमन कैथलिक चर्च का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो 15 to 17 सेंचुरी बहुत एक्टिव था. एंड इनका काम था टू फाइंड एंड पनिश पीपल हु डू नॉट अग्री टू देयर बिलीफ. फाइंड एंड पनिश, नॉट जस्ट कन्वर्ट. ऑनेस्टली इन माई ओपिनियन ये मेरे को बहुत सेंट लाइक एक्टिविटी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो पनिशमेंट थे ये कोई 20 पेजेस के ऐसे नहीं होते थे. ये पनिशमेंट लिटरली टॉर्चर एंड ब्रूटल पनिशमेंट्स होते थे. फिर सेंट ने चिट्ठी लिख दी किंग जॉन द थर्ड को. ये पोर्चुगल का किंग था. उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे गोवा में इंक्विजिशन लाओ, मूर्ति पूजा बंद कराओ, लोगों में प्योरिटी लाओ. उनका कहना था कि यहाँ की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो पोर्चुगल की स्पिरिचुअल अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रही है. किंग जॉन ने छुट्टी पड़ी और गोवा में इंक्विजिशन स्टैब्लिश करने की ऑथराइजेशन दे दी, जिसके लिए उन्होंने 2 लोग को 1560 में गोवा भेजा. इनका नाम था एलेक्सियो डियास फाल्को और फ्रांसिस्को मार्कस बुथेलो. जब ये लोग गोवा आए तो यहाँ पे एक फॉर्मल ट्राइब्यूनल चालू हुआ. इसके बाद एरा शुरू हुआ मास बैप्टिज्म का, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इनफेडल्स का. बेसिकली हर कोई जो इनके बिलीफ एंड फेथ को नहीं मारता था उसे कुछ मर्सी नहीं दिखाई, which means local Goans had started being suppressed. पहले तो इन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी के अंदर 300 से ज़्यादा मंदिर तोड़े. इसमें सप्तकोटेश्वर टेम्पल जो कादम्बा डायनेस्टी का टेम्पल था उसे तोड़कर इन्होंने उसके ऊपर एक चैपल बना दिया डेडिकेटेड टू नोसा सेनोरा दे कैंडलेरिया.
और मंदिर का जो शिवलिंग था उसके लिंग को उठा के इन्होंने उसी जगह के कुएं का शाफ्ट बना दिया। ऐसे ही महालक्ष्मी टेम्पल, कामाख्या टेम्पल और कितने सारे प्रोमिनेंट टेम्पल टूटे। व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज इनमें और औरंगजेब या खिलजी में क्या डिफरेंस था? हाउ आर दे कंसिडर्ड एज टायरेंट एंड पोर्चुगीज आर नॉट? वाई? इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था। ये टेम्पल्स को तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे और उसी जगह पर या उसी मटेरियल को यूज करके चर्च या कैथेड्रल बना देते थे। दिस वाज जस्ट अ सिंबॉलिक वे ऑफ शोइंग क्रिश्चियन डोमिनेंस। किसी भी रिलीजन में पूजा करने की जगह सिर्फ रिलीजन से नहीं जुड़ी होती। इट हैज अ बिगर पर्पस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, योर वे ऑफ लाइफ, एंड इट वाज ट्रूअर इन अर्ली 1500s। उस पे वायलेंस या असॉल्ट डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी पर अटैक होता है। और यहाँ हम एक दो मंदिर की बात नहीं कर रहे, यहाँ 300 से ज़्यादा मंदिर टूटे थे। इमेजिन बीइंग अ विटनेस ऑफ दिस सिस्टमेटिक इरेडिकेशन। इट श्योर मस्ट हैव लेफ्ट अ डीप स्कार। फोर्स्ड बैप्टिज्म एंड मंदिरों को तोड़ने के बाद आया एंटी हिंदू लॉ, जिसे जस्टिफाई किया गया रिगर दे मिसेकोडिया से। सिंपली पुट, इसका मतलब है कि अगर आपकी आत्मा को प्यूरिटी चाहिए तो एक्सट्रीम मेजर्स उठाने ही पड़ेंगे। और वो मेजर्स जो लोगों को मोक्ष दिलाते वो कुछ इस प्रकार थे। हिंदुओं के लिए पब्लिक वर्शिपिंग बंद कर दी गई, हिंदू फेस्टिवल्स बंद कर दिए गए, हिंदू इंस्ट्रूमेंट्स को बैन कर दिया गया। डजंट स्टॉप देयर, हिंदू सिंबल्स को भी आउटलॉ कर दिया गया। हिंदुओं का चर्च अटेंड करना कंपलसरी कर दिया गया, जहाँ पे उनके रिलीजन को डिग्रेड किया जाता था उनके सामने एंड क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया जाता था। क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है किसी भी कल्चर को कंजर्व करने में, इसीलिए 1681 से 1686 के बीच में तो इन्होंने कोंकणी ही बैन कर दी एंड फोर्स पीपल टू टॉक इन पोर्चुगीज। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लाए गए, जैसे हिंदूज वर नॉट अलाउड टू होल्ड एनी पोजिशन इन पब्लिक ऑफिसेस। आप अगर क्रिश्चियन नहीं हो तो आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकते। एक सेकेंड, ये प्रॉपर्टी हिंदूज की थी बट आप इसको तभी ओन कर सकते हो जब आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। तो बेसिकली या तो धन मिलेगा या तो धर्म। इंटर रिलीजन मैरिज को एनकरेज किया गया। एज फॉरवर्ड थिंकिंग एज इट साउंड्स, ये इसीलिए क्योंकि स्पाउस के प्रेशर में कन्वर्जन ईजी होता है। हिंदू प्रोफेशंस एंड बिजनेसेस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई अंटिल दे कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। तो पहले इन्होंने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, देन पैसे कमाने का जरिया, basically making sure that you have left with no option but to convert or starve. Policy and law सुनकर अगर गुस्सा आया हो तो वेट फॉर इट, अभी पनिशमेंट सुन लो जो इस ट्राइब्यूनल के ब्रूटैलिटी को एक्सपोज करती है। सो 1516 में जब ये ट्राइब्यूनल बना था तो इन्होंने आदिल शाही का जो पुराना पैलेस था उसे अपना इंक्विजिशन होम बना लिया था। अब वो चाहे न्यूली कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या जूस हो, अगर कोई भी इनके कन्वर्जन के प्रोसेस के बीच में आता था या इनके बिलीफ को नहीं मानता था तो उनको सीवियर पनिशमेंट्स दिए जाते थे। फेंटेस्ट सस्पिशन कि किसी ने अपने घर पे एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है या किसी ने हिब्रू में ग्रेव के सामने 2 प्रेयर बोल दिया है, दिस वाज इनफ टू अरेस्ट देम एंड टॉर्चर देम। एंड टॉर्चर भी बहुत तरीके के थे। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टॉर्चर, I just want to put a disclaimer कि this is not for the faint-hearted. So number 1 torture, जिसका नाम रैग था। इसमें ह्यूमंस को दोनों साइड से खींचा जाता था और तब तक उनके बॉडी को स्ट्रेच किया जाता था जब तक उनके जॉइंट्स डिसलोकेट ना हो जाए। फिर था पात्रो, दिस वॉज अ वाटर टॉर्चर। इसमें विक्टिम के गले में इतने फोर्स से पानी डाला जाता था कि या तो वो सफोकेट हो जाए या उसे मेजर इंटरनल डैमेजेस हो जाए। एंड देन देयर वाज ट्रपाडो। इसमें विक्टिम के हाथ को पीछे बांध दिया जाता था और उसे सीलिंग से लटका दिया जाता था और बार बार नीचे की तरफ गिराया जाता था जब तक उसके आर्म्स एंड शोल्डर्स डिसलोकेट ना हो जाए। जलते हुए सल्फर को लोगों के ऊपर डाल दिया जाता था। बच्चों को टॉर्चर किया जाता था उनके पेरेंट्स के सामने सो दैट पेरेंट्स कैन सकम टू द प्रेशर ऑफ कन्वर्जन। एक और सज़ा थी जिसे ऑटोडेफ्का या एक्ट ऑफ फेथ बोलते थे। ये सज़ा पब्लिकली दी जाती थी, मोर लाइक अ पब्लिक स्पेक्टेकल। इसमें सेन बेनिटोज नाम का एक कपड़ा विक्टिम को पहनाया जाता था। ये मोस्टली स्पेन एंड पोर्चुगल में जब आप पश्चाताप कर रहे हो तो ये कपड़ा पहनाया जाता है, तो उन्हें पहनाया जाता था और उन्हें पब्लिकली परेड कराया जाता था स्ट्रीट्स पर, और उसी समय उनके लिए सज़ा पढ़ी जाती थी while they are parading and people are looking at them. ये सज़ा could range from a very hefty fine or working as a free labor in a gunpowder factory or in galleys. You sure can Google it, but galley वो लंबी नैरो वाली बोट होती है जो आदमी चलाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है। And what would be a better man power
than a free manpower. And the last one is execution by burning. Those who used to fight back the hardest. एंड जिस पे पोर्चुगीज़ ने गिव अप कर दिया था और जो उनकी बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें वो लोकल अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देते थे टू बर्न देम। ये बाकी लोगों के लिए एज अ वार्निंग यूज़ किया जाता था। और इन सब में से सबसे घटिया पॉलिसी थी ऑर्फन कन्वर्जन पॉलिसी। इसमें ऑर्फन बच्चे एंड स्पेशली जिनके पिता गुजर गए हों, उनको ज़बरदस्ती स्टेट कस्टडी में लेकर कन्वर्ट कर दिया जाता था। कई बार ये कन्वर्जन अबडक्शन के बाद होता था। माता पिता के गुजरने का दर्द ऑलरेडी अनबेरेबल होता है। ऐसे सिचुएशन में उनको उनके रिलेटिव से अलग कर दिया जाता था। एवरीथिंग नोन टू देम वाज टेकन अवे फ्रॉम देम। उनकी लीनियज खत्म कर दी जाती थी। दिस वाज नथिंग बट स्कारिंग देम फॉर लाइफ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लो तो पोर्चुगीज विल बिकम योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। ये इन जनरल जालिम ही थे। इन्होंने सबके लिए अट्रॉसिटीज डिसाइड करके रखी थी। एक अट्रॉसिटी थी जो सिर्फ गोएंस के लिए थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एंड एक थी जो सिर्फ हिंदूज के लिए थी। और अगर वो लोग जो इसके कस्प पे थे, उनके लिए वो 500 साल हेल होंगे। इन्होंने गोवा के ट्रेड गुड्स, मोस्टली स्पाइसेस, जो यहाँ पे भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था, उस पे मोनोपोली कर ली। लोकल बिजनेसेस पे हेफ्टी टैक्सेस लगा दिए। अच्छा, ये सब टैक्स लगा के ऐसा नहीं था कि कोई वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे या सोसाइटी को वापस दे रहे थे। वो सेंडिंग दिस मनी स्ट्रेट टू पोर्चुगल। इन्होंने माइंडलेसली यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, मैग्नीज और आयरन ओर को एक्सप्लॉइट किया रेकलेसली। लाइक एवरी अदर स्टेट इन दैट पॉइंट इन टाइम, गोवा बहुत ही एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट था। और इन्होंने एग्रीकल्चर की वो हालत कर दी कि फार्मर्स को पहले अपने कैटल्स बेचने पड़े, फिर अपने सीड ग्रेन्स बेचने पड़े, और बहुतों को अपनी जमीन बेचनी पड़ी जस्ट टू सस्टेन देमसेल्व्स। अच्छा, सो कॉर्वी सिस्टम का नाम सुना है? कॉर्वी सिस्टम वाज अ फोर्स्ड लेबर सिस्टम। सो पोर्चुगीज गोएन लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, यूज करते थे to build public property like church, forts, road, all of this without giving them even a penny. It was a form of slavery, an exploitation of local Goans. There's a higher possibility कि आज जो monuments, जो Portuguese church देखकर हम proud feel करते हैं और जिसे देखने के लिए हजारों मील दूर से आते हैं, वो इस slavery का ही एक evidence हो। अच्छा, beyond this भी गोवा slave trade का hub बन गया था। So एशिया एंड अफ्रीका से slaves को लेके आया जाता था, उसमें लोकल गोएंस को ऐड किया जाता था और यहाँ से स्लेव्स को एक्सपोर्ट किया जाता था अराउंड द वर्ल्ड एज मैनुअल लेबर, एज डोमेस्टिक हेल्प। सो दे टुक द लैंड, दे टुक द लैंग्वेज, they took the culture, they took our human rights, they took our religion and gave us this. Doesn't sound like a fair deal, does it? यहाँ पर बड़े लेवल पे एक्सोडस भी हुए हैं और ये वेल डॉक्यूमेंटेड भी हैं। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण यहाँ की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी थी। पोर्चुगीज के आने से पहले ये एडमिन, एजुकेशन हर सेक्टर में पाए जाते थे। ऑल्सो बिकॉज दे वर ब्राह्मण्स, रिलीजन को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल भी इन्हीं की होती थी। इसलिए जब ट्रेडिशंस एंड रिचुअल बैन होने लगे, so they were the most affected and also they were the most forced by Portuguese, क्योंकि इनका कन्वर्जन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मिड 16th सेंचुरी में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण का बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ गोवा से। ये लोग मैंगलोर और उडुपी जैसे एरिया में जाकर बसने लगे। When they were leaving, they took their कुल देवीज and devtas with them and that is how they preserved their culture. हमने अभी तक जो भी बातें की उसका मकसद किसी कंट्री, किसी रिलीजन के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। गोवा अनडाउटेडली बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, बट इसकी हिस्ट्री को वाइट वॉश किया गया है। It's soaked in blood and tyranny. After living in Goa, I realized that it's lauded for all the wrong reasons. इसकी मार्केटिंग के बारे में नहीं, इसकी सच्चाई के बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि it's not about tourism, it's about the truth, and truth deserves to be told loud and unapologetically. वैसे नेक्स्ट टाइम जब गोवा आओ तो तमड़ी सुरला जरूर जाना। कहा जाता है कि कादम्बा पीरियड का टेम्पल है, बट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि शायद पांडव जब अपने एग्जाइल पर गोवा आए तो उन्होंने ओवरनाइट इस मंदिर को बनाया था भगवान शिव की पूजा के लिए। इट्स द ओल्डेस्ट टेम्पल इन गोवा, डू विजिट इट। और अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।